वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। जय एक गार्डन में चेयर पर बैठा हुआ था। उसके कानों में हेडफोन लगे हुए हैं। वह अपने फेवरेट गाने सुन रहा है, ऐसे गाने जो उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मैम को भी गार्डन में टहलने का शौक है। उन्होंने जय को देखा और उनके पास गई और कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जय ने हेडफोन लगा रखा था, जिससे उसे मैम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैम ने उसके कानों से हेडफोन को धीरे से उतार दिया और थोड़ा नीचे झुककर जय की आंखों में देखते हुए मैम ने कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जय की नज़रें मैम के सॉफ्ट लिप्स के ऊपर कुछ देर के लिए ठहर सी गईं। फिर उसने नज़र चुराते हुए कहा, हाँ। मैम जय के करीब बैठ गईं। गार्डन में हवाएं एक मधुर ध्वनि के साथ बह रही थीं। आसपास फूलों के पेड़ थे जो हवाओं से टकरा कर ऊपर से नीचे जमीन की ओर झर रहे थे। मैम ने कहा, जय। जय ने अपने नीचे झुके सिर को मैम की तरफ किया। दोनों की नज़रें एक बार फिर एक दूसरे से जा मिलीं। जय की आंखों में गहराई झलक रही थी, जिसमें कई दर्द उसने छिपा रखे थे। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अभी रो पड़ेंगी और मैम की आंखें जय को समझने का प्रयास कर रही थीं। इस नज़रों की खामोशी को तोड़ते हुए मैम ने कहा, जय मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। जय ने कहा, क्या? मैम ने अपने बैग से 2 आइसक्रीम निकाली। कप वाली आइसक्रीम जय की ओर आगे बढ़ाया और कहा, कौन सी वाली लोगे? जय ने कहा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। उसने मजाकिया स्वभाव में कहा। मैम के होठों पर स्माइल आ गई। हूँ, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, पर मेरे लिए हमेशा रहोगे। जय एकटक अपनी बटन जैसी आंखों से मैम को देखते ही जा रहा था। मैम ने आगे कहा, तुम मुझसे 5 साल छोटे हो, तो तुम मेरे लिए बच्चे ही हुए ना। आइसक्रीम पिघल रही है, जय। मैम ने कहा। यहाँ यह सब सुनकर जय का दिल भी मेल्ट हो रहा था। जय ने आइसक्रीम खाना शुरू किया। उसके लिप्स पर थोड़ी सी आइसक्रीम लग गई। मैम ने अपनी प्यारी उंगलियों से जय के लिप्स में लगी आइसक्रीम को पोंछ दिया। देखा, तुम बिल्कुल बच्चे की तरह आइसक्रीम खाते हो। जय की आंखें मैम को देखे ही जा रही थीं और जय की हार्ट बीट धक 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 आवाज़ कर रही थी। उसके गाल लाल हो गए और माथे से पसीना आ रहा था। मैम ने कहा, जय तुम ठीक हो? जय ने जैसे ही चेयर से उठने की कोशिश की, वह बेहोश हो गया। मैम ने जय को संभाल लिया। वह ज़मीन पर जय को संभालते हुए घुटनों के बल बैठी हैं। जय का सर उनकी गोद में है। जय, जय उठो, उठो जय। उन्होंने उसके फेस पर पानी की छींटें मारी। जय की आंखें धीरे से खुली। उसने देखा कि मैम बहुत परेशान हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, जय ने धीमी आवाज़ में कहा। क्या हम हॉस्पिटल जाएं? मैम ने कहा। जय, नहीं, मुझे डर लगता है इंजेक्शन से।
जय को संभालते हुए उनके घर तक छोड़ देती हैं। जय अपना ध्यान रखना। मैम ने अपने प्यारे हाथों से जय के गालों को सहलाया। वे जय के घर के बाहर खड़े थे। धीमी हवाएं चल रही थी। जय ने मैम को घर के अंदर चलने का आग्रह किया। मैम ने कहा, फिर कभी आऊँगी, अभी कुछ काम है। जय घर के अंदर जाता है। मैम कुछ देर के लिए वहीं खड़ी थी। जब जय ठीक तरह से घर के अंदर पहुंच गया, वे अपने घर की तरफ चली गई। माँ ने पूछा, जय क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जय, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, क्या तुम फिर से बेहोश हो गए थे? जय को एक बचपन की घटना याद आ जाती है। उसके बर्थडे वाले दिन की बात है। उसकी उम्र करीब 6 साल की थी। एक लड़की जय को केक खिलाने आई और उसके गाल पे किस कर दिया। जय को वही सिम्टम्स आए। उसके शरीर से पसीना आना शुरू हो गया। हार्ट बीट धक 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 करके बढ़ गई। उसका ब्लड फ्लो तेज हो गया। वह जमीन पर धड़ाम से गिर गया। लड़की के पापा ने लड़की को डांटा कि ऐसा क्यों किया। लड़की ने उदासी भरे स्वर में कहा, मैंने टीवी पर देखा है, बर्थडे बॉय को गर्ल किस करती है। जय प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाता है और माँ से कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं बेहोश हो गया था? माँ, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब पता है। और वह लड़की कौन है जो तुम्हें घर छोड़ने आई थी? अच्छा, तो आपने उन्हें देखा? माँ, हाँ बिल्कुल, वह बहुत खूबसूरत है। जय, वह हमारी केमिस्ट्री मैम है, पर वह एक स्टूडेंट जैसी दिखती है। माँ ने कहा, खैर यह सब छोड़ो, तुम अपने कमरे में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। जय अपने कमरे की ओर चला गया, अपने कपड़े चेंज किए और बिस्तर पर लेट गया। लैंप की हल्की रोशनी कमरे में बिखरी हुई थी। जय ऊपर छत की ओर देखकर कुछ सोच रहा था। मुझे बेहोश देख मैम कितनी घबरा गई थी। जय ने मन में कहा। वह मैम की फिक्र और केयर को क्लियर देख पा रहा था। कहीं न कहीं जय मैम की आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढ रहा था। वह जय के लिए कुछ अलग ही थी। यह कोई टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसी बातें जय के मन में चलने लगी। वह परेशान होकर खुद से कहता है, स्टॉप जय, इतना सोचना बंद करो, और लैंप की लाइट ऑफ कर देता है। अगले दिन मैम ने सोचा कि चलो जय से मिलकर आती हूँ, वह ठीक है या नहीं। मैम ने अपनी कार निकाली और जय के घर पहुँच गई। रविवार का दिन था, कॉलेज की छुट्टी थी। जय अभी तक सो रहा है। मैम ने जय के घर की घंटी बजाई। जय की माँ ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने हंसते हुए मैम का वेलकम किया और बैठने को कहा। जय कहाँ है? मैम ने कहा। माँ ने कहा, जय अपने रूम में सो रहा है। मैम, अभी तक सो रहा है? माँ, क्या मैं उसे जगा दूँ? मैम, नहीं, मैं खुद जाकर देखती हूँ। वह जय के कमरे में जाती है। कमरा बिल्कुल व्यवस्थित और साफ होता है। जय को नीट एंड क्लीन रूम पसंद है। वह हमेशा अपना रूम साफ और व्यवस्थित रखता है। मैम की नज़रें कमरे के चारों तरफ घूमकर बेड पर सोए जय के ऊपर आ टिकी। उनकी निगाहें जय के मासूम चेहरे पर थीं। सच में वह सोते वक्त काफ़ी मनमोहक लग रहा था। खिड़की की धूप जय के चेहरे पर पड़ रही थी।
जिससे उसे डिस्टर्ब हो रहा था। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बताया कि उसे इन धूप किरणों से परेशानी हो रही है। मैम ने खिड़की के पर्दे बंद कर दिए। फिर जय आराम से सो गया। दिन के 9 बज गए। मैम ने घड़ी की ओर देखा। मैम बेड पर जय के करीब बैठ गईं। जय के बिखरे बालों को सुलझाने लगीं और कहा, जय उठो, 9 बज गए, अभी तक सो रहे हो। मैम की आवाज़ सुनकर जय को लगा वह सपना देख रहा है। उसने अपने आँखों को खोला और देखा सामने मैम बैठी हैं। वह चौंक कर उठ गया। आप यहाँ? मैम, मैं तो बस पूछने आई थी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या है कि कल तुम गार्डन में बेहोश हो गए थे। हाँ मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आज हम बाहर घूमने जा सकते हैं? जय, हम मतलब? मैम ने कहा, तुम और मैं, अगर तुम हाँ कहो। जय, ठीक है, पर आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। मैम मुस्कुराती हैं। ओके, तो मैं नीचे इंतज़ार करती हूँ। जल्दी तैयार होकर आ जाना। जय, मैम नीचे सोफे पर बैठी थीं। जय की माँ मैम से कहती हैं, आप पहली इंसान हैं जिनसे जय इतनी बातें करता है, वरना हमसे और रोहन से भी इतनी बातें नहीं करता। मैम ऐसा जवाब देती हैं। जय कहता है कि आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। वह आपकी बहुत तारीफ़ करता है। मैम कहती हैं, सच में? माँ, हाँ, आप जय से ही पूछ लीजिए। जय तैयार होकर नीचे आ ही रहा था। उसने शर्माते हुए माँ से चुप रहने को कहा। माँ कहती हैं, सच ही तो कहा मैंने। मैम हंस देती हैं। दोनों बाहर कार में बैठते हैं। मैम कार स्टार्ट करती हैं और ड्राइविंग करते हुए जय से पूछती हैं, तो तुम अपने घर में मेरी तारीफ़ करते हो? जय, आप सच में अच्छा पढ़ाती हैं। और मैं कैसी लगती हूँ? मैम ने कहा। जय आश्चर्य से, हाँ मैम, मेरा मतलब है कि मेरे बारे में तुम और क्या सोचते हो? जय, आप स्वीट एंड काइंड हैं, अपने स्टूडेंट से फ्रेंडली बातचीत करती हैं। मैम, बस इतना ही? जय, कुछ और कहना था मुझे? मैम, नहीं, इतना ही काफ़ी है। मैम ने जय के मुंह से कुछ और सुनने की आशा की थी। मैम ड्राइविंग पर ध्यान देने लगीं। जय की आंखें झपकने लगीं। गाड़ी चल रही थी। जय का सिर मैम के कंधे पर आ टिका। मैम ने गाड़ी को साइड में लगाया और जय को सीट पर ठीक से बिठाया और सीट बेल्ट बांध दिया। स्लीपी बेबी, ऐसा कहते हुए उन्होंने कार चलाना शुरू किया। हरे भरे पेड़ पौधे सड़क के किनारे लगे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। मैम और जय टिकट काउंटर के आगे खड़े थे। उन्होंने फिल्म की 2 टिकटें खरीदी, साथ में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की बोतल जय के हाथ में थी। मैम ने कहा, क्या मैं कुछ मदद करूं? जय, नहीं, इट्स ओके। दोनों थिएटर के अंदर फ्रंट सीट में बैठ गए। थोड़ी देर में फिल्म शुरू होने ही वाली थी। तभी रोहन वहाँ जय को दिख गया। जय रोहन को देखकर मैम के पीछे चेहरा छुपाने लगा, क्योंकि जय ने रोहन से कहा था कि आज मैं घर पर ही आराम करूँगा। उसने यह बात मैम को बताई और कहा, अब तो रोहन मुझसे नाराज़ हो जाएगा जब उसे पता चलेगा मैं यहाँ फिल्म देखने आया हूँ। मैम अपनी उंगली जय के लिप्स पर रख देती हैं और चुप रहने का इशारा करती हैं। मैम जय को छुपाने की कोशिश करती हैं और इधर रोहन पीछे वाली सीट में जाकर बैठ जाता है। वह मैम और जय को नहीं देखता। वह तो मूवी के लिए एक्साइटेड था, तो उसका ध्यान पर्दे पर ही था। जय, वह चला गया, मैम ने कहा। जय ने राहत की सांस ली।
थोड़ी देर में फिल्म शुरू हुई। मैम और जय फिल्म देखने में खो गए। मैम ने अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल का स्ट्रॉ निकाला और थोड़ा सा पिया, फिर उसने सीट के बीच में रख दिया। जय ने वही बोतल अपनी ही समझकर पीने लगा। मैम जय को थोड़ी देर निहारती रहीं। जय ने नोटिस किया कि मैम मुझे ही क्यों देख रही हैं। मैम ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ इशारा किया। जय समझ गया कि मैम कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बात कर रही हैं। जय कोल्ड ड्रिंक बोतल की ओर देखता है और अपने मुंह में रखे स्ट्रॉ को निकालकर तुरंत बोतल को सीट में रख देता है। जय, आप मेरा वाला बोतल ले लीजिए। मैम इट्स ओके कहती हैं और अब उसी बोतल और स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीने लगती हैं। जय थोड़ा शर्माते हुए अपनी वाली बोतल से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए फिल्म की ओर देखने लगता है। मैम की कार जय के घर के सामने रुकती है। रात का समय था। जय कार से उतरता है। मैम, बाय जय, कल कॉलेज में मिलते हैं। जय, जय घर की ओर अंदर जाता है। मैम उसके अंदर जाने तक देखती रहती हैं। मैम कार को स्टार्ट कर मोड़ ही रही थीं कि जय का पर्स कार की सीट पर दिखता है। वे पर्स को लौटाने के लिए उनके घर की ओर जाती हैं। वे दरवाजे के पास पहुंची ही रहती हैं कि अंदर चिल्लाने की आवाज़ आती है। चुप, एकदम चुप, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। तुम्हारी इन हरकतों से अब मैं तंग आ चुका हूँ। मैम ने कुछ देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एक 23 साल का लड़का जय के ऊपर चिल्ला रहा है और जय सिर नीचे करके उनकी बातें सुन रहा है। जय की आंखों से आंसू गिर रहे थे बिना किसी सिसकियों के। उसके आंसू बहते ही जा रहे थे। जय को रोते देख मैम की आंखें भी नम हो गईं। अगले दिन कॉलेज में जय कॉलेज के बरामदे में चल रहा था। उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। मैम ने उसे देखा और उसे खींचकर अपने केबिन में ले गईं और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। जय को खींचकर एक थप्पड़ मारा, क्योंकि मैम सोचती हैं जय अपनी बातें छिपाता क्यों है, मुझसे शेयर क्यों नहीं करता। इस तरह से जय और मैम की मुलाकात हुई थी। बैक टू जयलक्ष्मी। प्रियंका से मिलना, आप सोच भी नहीं सकते मैं कैसा महसूस करती थी जब एक लड़की मुझे एकटक निहारती रहती। मुझे अजीब सा एहसास होता, ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हाँ, आपने सही समझा, उस लड़की का नाम प्रियंका है जिससे मैं पहली बार कक्षा 6वीं या 7वीं में मिली थी। मेरी मेमोरी पावर उतनी खास नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। उस लड़की में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब महसूस करवाता। मुझे ऐसा अनुभव मेरी बचपन की सहेलियों के साथ भी नहीं हुआ। इस नए स्कूल में वह मेरी पहली ऐसी दोस्त थी जिसके साथ मैं सहज महसूस करती। वह मुझे मजाकिया स्वभाव का समझती थी। हाँ, मैं उन दिनों थोड़े बहुत अजीबोगरीब जोक्स मार देती जिससे मेरी सहेलियों की हंसी नहीं रुकती थी। मेरा ऐसा स्वभाव प्रियंका को बहुत पसंद था। और एक बात, मैं क्लास में किसी लड़के से कभी भी बात नहीं करती थी। उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ना ही मेरी कोई रुचि थी लड़कों में। मेरा ऐसा स्वभाव प्रियंका को बहुत पसंद था। उसने 1-2 बार मेरे ऐसे क्रियाकलापों की तारीफ भी की थी। वह एक ऐसी लड़की थी जिसने मुझे मैं जैसी हूँ वैसे ही दोस्त के रूप में स्वीकार किया था। एक बार की बात है, मैं नए स्कूल के जोश में आकर क्लास में चॉकलेट बांटना चाहती थी मेरे बर्थडे के अवसर पर। वरन मैं कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाती, मुझे ऐसी चीज़ें व्यर्थ लगती हैं। पर उन स्कूल में जहाँ मैं नई नई भर्ती हुई थी, सभी स्टूडेंट अपने बर्थडे पर चॉकलेट बांटते थे, तो मैंने भी चॉकलेट बांटने की चाहत रखी और एक पैकेट ऑरेंज वाइट चॉकलेट खरीद लिया। आज भी वह चॉकलेट मुझे याद है, क्योंकि मैंने पहली बार क्लास में बर्थडे चॉकलेट बांटा था। उस समय जब मैं क्लास में चॉकलेट बांट रही थी तो एक लड़के ने मुझे एक पेन गिफ्ट किया। मेरा उस पेन को लेने का कोई इरादा नहीं था, पर उसका मन रखने के लिए मैंने वह पेन ले लिया।
मेरे अभी तक के बर्थडे में वह पहला गिफ्ट था। मुझे आज भी याद है, वह पेन वाइट कलर का था, सफ़ेद कलर का। उस लड़के का नाम रजत है, वह मेरा क्लासमेट था। सच में आज मुझे 22 साल हो रहे हैं। इन 22 सालों में वह पेन मेरा पहला और आखिरी गिफ्ट था। वैसे मैंने भी मेरी माँ के अलावा किसी और को कोई गिफ्ट नहीं दिया है। देखा, लिखते लिखते मुद्दे से भटक गई। मैं तो मेरी दोस्त प्रियंका की बात कर रही थी। उसका मुझे इस तरह से देखना मेरे मन में एक अजीब तरह की हलचली कर रहा था। एक दिन जब उसका बर्थडे था, उसने मुझे अपने साथ चॉकलेट बांटने के लिए इंसिस्ट किया, पर मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ये फीलिंग्स उसका मुझे उन निगाहों से मेरी तरफ देखना, उसका मेरी तरफ देखकर स्माइल करना मेरे मन को अंदर से परेशान कर रहा था। पर वह बहुत ज़िद्दी है। उसने कहा वह मेरे साथ ही चॉकलेट बांटना चाहती है, वरना वह चॉकलेट बांटने नहीं जाएगी, किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं। उसकी इस जिद को देखकर मेरी बाकी सहेलियों ने कहा, जयलक्ष्मी जा ना उसके साथ, वह कितना इंसिस्ट कर रही है। मुझे उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। प्रियंका ने भी मेरे बर्थडे के समय मेरे साथ चॉकलेट बांटने में मदद करी थी। इन सभी क्रियाकलापों के बीच मेरे अंदर कुछ ऐसे शारीरिक बदलाव हो रहे थे जिनसे मैं अनजान थी। कुछ ऐसा जो मेरे शर्मीलेपन और अंतर्मुखी स्वभाव को और ज़्यादा गहरा कर रहा था, और यह गहराई ऐसी थी जिसे मैं समझ ही नहीं पा रही थी। यह बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी सहेलियों के साथ बातचीत करना कम होता गया, जबकि यह प्रवृत्ति मेरे स्वभाव के विपरीत थी। मैं जो पहले उनसे बात करने में सहज महसूस करती, अब कुछ अजीब लगता था उनके साथ। अब कैसे बताऊं कि आपको समझ आ जाए कि मुझे कैसा लगता था अंदर से। इस बढ़ती उम्र के साथ मेरा शर्मीला स्वभाव और बढ़ गया, खासकर लड़कियों के साथ। मैं प्रियंका से बहुत दूर हो गई। हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे, पर मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। उसे सच में बहुत बुरा लगा होगा, पर उस समय मैं इतना सोच सकने में असमर्थ थी कि मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैंने उस समय सोचा कि प्रियंका से बात नहीं करूँगी तो मेरे अंदर की जो अजीबोगरीब घटनाएं चल रही है वह शांत हो जाएंगी, पर यह तो दिनों दिन और बढ़ता ही जा रहा था। उमा दीदी जी, जो मेरी टीचर थीं उस समय, उन दिनों मैं 6वीं क्लास में बहुत होशियार स्टूडेंट हुआ करती थी। उमा दीदी जी विज्ञान पढ़ाती थीं। मैं उनके हर टेस्ट में 10 में 10 नंबर लाती थी। कुछ ही मिनटों में टेस्ट के सारे सवाल हल कर लेती। मुझसे उमा दीदी जी बहुत प्रभावित थीं। मैं उन मैम को कुछ स्पेशल समझने लगी। मैं उनसे कनेक्टेड महसूस करने लगी, पर मेरा यह कनेक्शन टूट गया जब मुझे पता चला उनकी शादी होने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि कैसे वो शादी कर सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि वे शादी करने वाली हैं। मैंने खुद से कहा कि उन्होंने मुझे एक बार भी अपनी शादी में आने के लिए पर्सनली इनवाइट नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ। आपको यह पढ़कर शायद लगेगा कि जयलक्ष्मी यह सब नादानीवश बोल रही है, पर ऐसा सब मेरे दिमाग में चलने का कारण कुछ और ही था जिसे आप आगे पढ़ पाएंगे। सॉरी, मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि मैं चाहती हूँ यह ग्रेजुअली आगे बढ़े। जिस प्रकार से मेरे साथ यह घटित हुआ था उसी प्रकार से। बैक टू जय। धीरे धीरे जय और मैम करीब आने लगे। उस दिन रोहन की बर्थडे पार्टी के बाद उनकी नज़दीकियाँ और बढ़ गई थीं। कॉलेज की घंटी बजी, लंच टाइम हो चला था। केमिस्ट्री मैम अपने कैबिन में बैठी हुई थीं। उन्होंने चपरासी भैया को फ़ोन लगाया और कहा, सुरेश, जय को मेरे कैबिन में भेजो, और फ़ोन कट कर देती हैं। फ़ोन को टेबल में रखते हुए वे स्माइल करती हैं जैसे वे किसी शरारत करने के मूड में हों। केबिन का दरवाज़ा खुलता है। जय आवाज़ लगाता है, मैम आपने मुझे बुलाया? केबिन के वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आती है, हाँ जय,
बैग में पैड है, ज़रा उसे ला दो। जय बैग में पैड ढूंढने लगता है। वह वॉशरूम के बाहर से आवाज़ देता है, मैम मैम। दरवाज़ा खोलती हैं और जय के हाथों को पकड़कर अंदर वॉशरूम में ले जाती हैं। जय की पीठ दीवार से टकराती है। मैम कोई देख लेगा कहते हुए मैम अपनी उंगली जय के होंठों पर रख देती हैं और होंठों को सहलाते हुए उनकी निगाहें जय के रसीले होंठों पर ही होती हैं। आहिस्ते आहिस्ते मैम जय के लिप्स की ओर बढ़ती हैं और जय के होंठों को काट लेती हैं। जय के होंठ इतने कोमल होते हैं कि मैम के होंठों के बीच ही कुछ देर ठहर जाते हैं। जय की आंखें बंद हो जाती हैं। दोनों के होंठ इतने करीब होते हैं कि उनकी गर्म सांसों को वे एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर सकते थे। मैम ने हाथों से जय के गालों को पकड़ा और अपने जीभ से खुद के होठों को लिक करते हुए जय के होठों को किस करती रही। जय कहता है, मैम अभी दिन है, कोई देख लेगा। मैम जय की चिन को ऊपर करते हुए लिप्स को किस कर जय की बोलती बंद कर देती हैं। जय आवेग में आ जाता है। वह मैम का हाथ पकड़ता है और हाथों को पीछे बांध देता है। वह प्यारी नज़रों से मैम के होठों की तरफ देखता है। जय का एक हाथ मैम के हाथों को बांधे हुए है, दूसरा हाथ मैम के गर्दन पर है, जो प्यार से मैम को सहला रहे हैं। जय के गुलाबी होंठ मैम के गालों पे जाकर गुदगुदी कर रहे हैं। फिर वह अपने होठों को मैम के बेसब्र होठों के पास लाता है और जय की ज्वलंतशील इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। वह अपने दोनों हाथों से मैम के कुर्ते का बटन खोलने लगता है। मैम दोनों हाथों से जय की बाहों को पकड़कर उनके और करीब हो जाती हैं और तीव्र वेग से जय के होठों को लिक करने लगती हैं। दोनों के होंठ स्ट्रॉबेरी की खुशबू में खो जाते हैं। मैम के वो लिपस्टिक जय के मुंह पर लग जाती है। जय के हाथ अभी भी मैम के कुर्ते का बटन खोल रहे थे। मैम ने खुद ही कुर्ते को जल्दी निकाल दिया। जय ने अपने होंठ धीरे से अलग किए जो मैम के लिप्स से चिपक गए थे। जय ने अपनी नज़रें नीचे करके सेक्सी निगाहों से मैम के ब्रेस्ट की ओर देखा जो ब्रा के ऊपर झलक रहे थे। उसने अपने होंठ भींच लिए। मैम प्यारी निगाहों से जय की ओर निहारने लगी। मैम के स्तन ऊपर हो रहे थे। सांसों के तेज होने के कारण जय मैम के उभरे स्तन को स्पर्श कर रहा था। मैम ने जय के बालों को कस के पकड़ लिया। क्लास की घंटी लगती है। जय अपने आप को मैम से अलग करता है और कहता है, मुझे क्लास में जाना होगा, और क्लास की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। मैम उसे खींच लेती हैं और जय का सीना मैम के मुलायम ब्रेस्ट से टकरा जाता है। मैम मुझे क्लास जाना है। मैम क्या ऐसे जाओगे? आईने की तरफ जय का मुंह कर देती हैं और जय के मुंह से लिपस्टिक का निशान धीरे से मिटाती हैं। मैम अपनी उंगलियों से जय के बालों को ठीक करती हैं। जय का शर्ट ठीक करती हैं। ओके डन। जय प्यार से मैम को ऐसा करते हुए देखता है।
जय मैम के गाल पे एक चिक पैक देता है और दौड़ते हुए अपने क्लास की ओर चला जाता है। मैम हंसते हुए कहती हैं, नॉटी किड। जय के घर का दृश्य। वह लड़का जो जय को डांट रहा था, वह घर के दरवाजे पर जय का इंतज़ार कर रहा था। वह लड़का कोई और नहीं, जय का बड़ा भाई है। जय कॉलेज से घर आ ही रहा था कि रास्ते में रोहन ने जय को गोलगप्पे खाने के लिए रोक लिया। जय को गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर रोहन के इतना कहने पर वह 2-4 खा लिया। उसकी बाइक घर के बाहर पार्किंग पर रुकी। उसने हेलमेट निकाला और घर के अंदर जाने को हुआ। उसकी नज़र उसके भाई पर पड़ी, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। जय घबरा गया। वह सीट नीचे कर घर के अंदर जाने लगा। उसके भाई ने कहा, कैसे इतनी देर हो गई आने में? जय, वो रोहन रोहन क्या? गुस्से से जय का भाई बोलता है। जय थोड़ा झिझक जाता है और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। जय का भाई बोलता है, देखा माँ, आपने इसे इतनी छूट दे दी है कि आवारा की तरह इधर उधर घूम रहा है। ऊपर से इसकी हरकतें। माँ, अरे भाई चुप हो जा, तेरा छोटा भाई है, ऐसा क्यों करता है? जय का भाई, छोटा भाई? ऐसा कहते हुए वह जय को अंदर से नीचे तक गुस्से से देखता है, फिर गुस्से में घर की ओर चला जाता है। जय के आंखों से आंसू झलक रहे होते हैं। माँ कहती है, जय तू तो जानता है तेरा भाई कैसा है, चल आ अंदर, आजा, मुंह हाथ धो ले। जय को उसके भाई की बातों से बहुत हर्ट होता है। वह अपने हाथ के कुर्ते से आंसू पोंछते हुए अपने बाइक की ओर जाता है। शाम का समय हो चला था। जय की गाड़ी मैम के घर के बाहर रुकती है। वह दरवाजे की घंटी बजाता है। मैम, कौन है? आ रही हूँ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जय मैम को हग कर लेता है। उसके आंसू मैम के कंधे पर गिर रहे होते हैं। मैम, क्या हुआ? जय, आपको कैसे पता चला? मैम, मुझे कैसे पता नहीं होगा, तुम अक्सर तो इस समय आते नहीं। बताओ जय, क्या बात है? ओके, कोई नहीं, पहले अंदर आओ। मैम जय को अपने रूम में बिस्तर पर बिठाती हैं और पास में रखे पानी का गिलास जय को देती हैं। जय, मुझे नहीं पीना। जय, थोड़ा सा पानी पी लो। और मैम उसके बगल में बैठ जाती हैं। जय रोती हुई आंखों से मैम की तरफ देखता है। मैम एक हाथ से जय के आंसू पोंछती हैं, दूसरे हाथ से जय को पानी पिलाती हैं और गिलास को टेबल पर रख देती हैं। मैम जय के हाथों को होल्ड कर कहती हैं, जय, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तुम मुझे बता सकते हो। जय के आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैम ने उसके थोड़ा करीब होकर जय को अपनी बाहों में भर लिया और जय की पीठ को सहलाने लगी। जय रोते रोते उनकी बाहों में ही सो गया। रात के 8 बज गए थे। मैम ने धीरे से जय को बिस्तर पे सुला दिया और प्यार से उसके बालों को सुलझाया। अपने होठों को जय के माथे के पास लाया और हल्के से किस किया। जय को ब्लैंकेट से कवर किया और कहा, मैं अभी आती हूँ बेबी। मैम डाइनिंग टेबल पर नूडल्स, राइस और सूप को सर्व करती हैं। वह जय के पास बिस्तर में बैठकर जय को निहारती हैं और उसके उठने का इंतज़ार करती हैं, क्योंकि जय ने बहुत समय से कुछ नहीं खाना खाया है। जय की आंखें खुलती हैं। मैम, क्या तुम जाग गए? जय, सॉरी मैम, मैंने आपको परेशान किया।
मैम कहती हैं, जय मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी भी किसी भी समय मेरे पास आ सकते हो। अच्छा ये इमोशनल वाली बातें करना छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। मैम जय का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास ले गईं। उन्होंने चेयर को बाहर खींचा और जय को बैठने का इशारा किया। जय हाँ में सिर हिलाते हुए चेयर पर बैठ गया। मैम ने जय के लिए प्लेट तैयार किया। जय ने कहा, मैम प्लीज़ आप भी बैठिए ना, मैं खुद सर्व कर लूँगा। मैम ने हामी भरते हुए जय के सामने वाली कुर्सी में बैठ गईं। उन्होंने जय के प्लेट में चावल भी सर्व किया। मैम ने आँखों के इशारों में जय को खाने के लिए कहा। जय ने सिर हिलाया और कांटे वाले चम्मच से नूडल्स लिया और खाया। मैम कैसा बना है? जय मुंह से एक नूडल्स को अंदर लेते हुए, यह तो सच में बहुत अच्छा है। मैम वो हो तो यह सच में तुम्हें पसंद आया? जय अब से मैं आपके पास डेली आऊँगा। मैम ज़रूर, मुझे खुशी होगी। दोनों एक साथ हंसते हुए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उनके आंखों में प्यार की गहराई झलक रही थी। बैक टू जयलक्ष्मी। माँ से दूरियाँ। मैं बचपन से दादी के साथ ही रहती थी, जिस कारण मैं माँ से दूर रहने लगी। तब भी माँ मेरी चिंता करती थी। जब मैं बिना मच्छरदानी लगाए सो जाती तो माँ कब आकर मच्छरदानी लगाकर चली जाती। मैं सुबह उठकर देखती तो मेरे खाट पर मच्छरदानी हमेशा लगा होता। मेरे 4 और भाई बहन हैं, सभी अलग अलग किस्म के नमूने हैं, उनकी कहानी कभी और। माँ मेरे भाई बहन जो मुझसे छोटे हैं उनकी देख रेख में लगी रहती। मैं उस समय छोटी होने के कारण माँ की भावनाएं नहीं समझ पाती थी और उनको गलत समझ बैठती थी। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन है, फिर मैं और बाकी 3 मुझसे छोटे हैं। मैं हमेशा से मेरा काम स्वयं ही करती आई हूँ, इस कारण से शायद मेरी माँ मेरी ज़्यादा फिक्र नहीं करती और मेरे छोटे भाई बहनों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। पर मुझे अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई समझता है तो वह मेरी माँ है। बाहरी लोगों के द्वारा मेरे मन में माँ के खिलाफ बातें कही जाती थीं, जिसका मुझ पर कुछ खास असर तो न होता, पर फिर भी नादानीवश मैंने कभी बचपन में माँ को रुलाया हो। मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मेरी वजह से माँ की आंखों से आंसू निकले तो मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। पूजा दीदी का हमेशा से मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मैंने मेरी सगी बड़ी बहन से भी ज़्यादा उनको माना है और आज तक भी जब मैं 22 साल की हूँ, मेरे दिल में उनके लिए वही जगह है जो बचपन में हुआ करती थी। हाँ, उनसे अब ज़्यादा बातें नहीं करती, पर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे उनसे प्रेम नहीं। वह आज भी मेरे लिए वही पूजा दीदी हैं, जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है, जिनकी डांट खाकर मैंने ABCD सीखा है, जिनके साथ मैं बड़ी हुई। पर यह बात 7वीं की है, वह मुझे छोड़कर बाहर पढ़ने चली गईं। मुझे बहुत दुख हुआ कि वह मुझसे दूर जा रही हैं। मैं कुछ नहीं कह पाई। अभी भी उस दिन को याद करके मेरे आँखों से आंसू गिर रहे हैं। मुझे अलग स्कूल में भर्ती हुए अभी 1 साल ही हुए थे। अब ऐसे लगता है कि मुझे अकेले ही स्कूल पढ़ने जाना होगा। पहले मैं 6वीं क्लास में पूजा दीदी के संग पढ़ने जाती थी, पर अब मैं उस स्कूल में अकेली हो गई थी। मेरे और भी दोस्त थे, पर अब पूजा दीदी मेरे साथ नहीं थी। वह अपने मामा घर चली गईं और उधर ही पढ़ाई करने लगीं, मुझसे दूर, बहुत दूर। मेरी बढ़ती इंट्रोवर्टेड नेचर। दिनों दिन मैं कम बोलने वाली लड़की बनते जा रही थी, पर उन दिनों मुझे इस चीज़ का आभास नहीं हुआ था कि यह मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है। मुझे अपने स्कूल के दोस्तों से बात करने में शर्म आती थी। मुझे लगता मैं उनसे किसी बारे में बात करूंगी तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं स्कूल के क्लास में भी शांत रहने लगी थी।
पहले जो जयलक्ष्मी कभी कभार 2-4 जोक मारकर अपनी सहेलियों को हँसाती थी, अब वह चुप-चुप सी रहने लगी। घर से स्कूल और स्कूल से घर, बस इतनी में ही जयलक्ष्मी की ज़िंदगी उलझी हुई थी। मैं अपने शर्मीले स्वभाव और अंतर्मुखी स्वभाव को लेकर उन दिनों यही सोचती कि मेरी प्रकृति ही ऐसी है। जैसे कई बच्चे होते हैं जो लोगों से बातचीत करने में झिझकते हैं, असहज महसूस करते हैं। मैं भी खुद को ऐसे बच्चों की श्रेणी में गिनती करने लगी। पर यह कुछ और था जो मेरी नज़रों से परे था। मुझे अपनी सहेलियों से बात करने में ज़्यादा घबराहट और शर्म महसूस होती थी। ऐसा व्यवहार मेरा प्रत्येक लोगों के साथ नहीं था, खासकर लड़कियों के साथ मुझे ऐसा आभास होता। मेरे अंदर कुछ अजीब घटनाएं चलती जिनसे मैं अपरिचित थी। एक बार की बात है, स्कूल में मैं क्लास में बैठी थी। एक विद्यार्थी ने कहा कि जयलक्ष्मी, तुम्हें मिश्रा दीदी जी बुला रही हैं। मेरा मन धक 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 हो रहा था। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों बुला रही हैं दीदी जी? विद्यार्थी ने कहा, पता नहीं, पर जाके देखो तो कि क्यों बुला रही हैं। मैं डरे हुए मन से अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए मिश्रा दीदी जी के पास गई। वहाँ मिश्रा दीदी जी के साथ उमा दीदी जी भी थीं। मेरा मन घबराहट से और माथा पसीने से भर गया। किन्हीं भी लड़कियों के साथ मेरा संपर्क ऐसा ही होता है। मैं इन सभी चीज़ों को बहुत हल्के में लेती थी कि बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है, पर नहीं, यह माजरा कुछ और ही था।